जय हिंद साथियों। मैं गौरव सक्सेना, मेरे यूट्यूब चैनल चरखा क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, कला, स्थापत्य और साहित्य। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले वंश कौन कौन से थे? तो पहला वंश था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसकी ट्रिक है गुड़ खा तसले में। तो इसको क्रमानुसार पढ़ लेंगे। तो पहला वंश था गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक तथा गुलाम वंश के अंतिम शासक थे शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तथा खिलजी वंश के अंतिम शासक थे खुसरो खां। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का वंश आया तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1398 तक चला। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक तथा तुगलक वंश के अंतिम शासक थे नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां तथा सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के बाद आया लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे तथा लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। अब दिल्ली सल्तनत को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के नाम से विख्यात हुए। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के शासक एक ही वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। कहा जाता है इस वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 1206 से 1210 तक शासन किया था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन को कुरान खां भी कहा जाता था, क्योंकि ऐबक बचपन से ही सुरीली आवाज में कुरान पढ़ता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था। गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत उदार व्यक्ति था। वह लाखों का दान दे दिया करता था। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार तथा अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण बाद में उसके गुलाम इल्तुतमिश ने पूरा कराया था तथा तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार की चौथी मंजिल टूट गई थी, जिस कारण फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार में चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। उसको लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसके पूर्व ऐबक ने लाहौर में ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गई। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के जारी किए थे तथा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक किसको माना जाता है? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि उसने सुल्तान पद गौर के किसी शासक से नहीं अपितु बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की थी। वह कानूनी तौर पर दिल्ली का प्रथम सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है,
इल्तुतमिश मंगोल शासक चंगेज खान के समकालीन था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। तो बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। बलबन ने फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था। बलबन ने सिजदा प्रथा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना तथा पाबोस प्रथा, सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां प्रारंभ की थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज मनाने की प्रथा का आरंभ किया था। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनानायक बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो ऐबक का उत्तराधिकारी ऐबक का पुत्र आराम शाह हुआ था। आराम शाह मात्र 8 माह तक शासन कर पाया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी तथा वह स्वयं 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शम्मुद्दीन कैमूर्स। अगला प्रश्न है, मंगोल कौन थे? तो मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। तो मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वह घूमने फिरने वाली जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। यह बहुत ही खतरनाक व गंदे दिखने वाली जाति थी। यह जाति सभी प्रकार का मांस खाती थी। ये विभिन्न कबीले में बटे थे। चंगेज खां सल्तनत काल में बहुत प्रसिद्ध रहा। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके दामाद या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में कर दी थी तथा वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत से है। पद्मिनी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। तो रानी पद्मिनी के पति का नाम राजा रतन सिंह था, जिस कारण मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बन गई। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर कौन था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर दक्षिण विजय के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने भूमि कर को उत्पादन का 50% कर दिया था? तो किस सुल्तान ने भूमि कर को उत्पादन का 50% कर दिया था? तो ये कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने सभी से भूमि छीन ली जिन्हें भूमि इनाम, धर्मार्थ आदि रूप में मिली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चय किया। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार नियम भी लागू किए। खिलजी ने बाजार सुधार नियम भी लागू किए। इसने मूल नियंत्रण पद्धति को भी लागू किया। अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना रखी तथा उन्हें नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन ने घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। उसने 2 कर भी लागू किए, घरी कर व चराई कर। घरी कर अथवा गृह कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां हुआ। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। 5 सितंबर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष था। गयासुद्दीन तुगलक की मां हिंदू जाट थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को असफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक का एक नाम गाजी तुगलक भी था, इसलिए इसके द्वारा स्थापना
इसलिए इसके द्वारा स्थापित किए गए वंश का नाम तुगलक वंश रखा गया, या इसके द्वारा स्थापित किए वंश को तुगलक वंश कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। यह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। अगला प्रश्न है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर ए कोही नामक विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही तो अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ले गया था। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने दौलताबाद देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था। अगला प्रश्न है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोरक्को का इब्न बतूता मोरक्को मूल अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं ने लिखा था कि राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों का निर्माण कराया था, जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद आदि। फिरोज शाह तुगलक को भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल के निर्माण के कारण भी जाना जाता है। सिंचाई के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। इसने यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी खुदवाए थे। इसने 50 बांध तथा 30 झीलें, जल संग्रह के लिए तालाबों का निर्माण भी करवाया था। सिंचाई के लिए नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, उन्हें अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था? तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। उस समय ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इसके विरोध में ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी थी, जिस पर अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का कर देने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार और सफा क्या था? तो दार और सफा एक खैराती अस्पताल था। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। इसी आक्रमण के बाद तुगलक वंश समाप्त हो गया था। उस समय तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के काल चल रहा था। इसी आक्रमण के बाद तुगलक वंश समाप्त हो गया था। वह 1414 ईस्वी में तैमूर लंग के सेनापति खिज्र खान ने भारत में एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना कर दी थी। अगला प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश लगभग 37 वर्षों तक रहा था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में कौन से शासक अफगान मूल के थे? तो दिल्ली सल्तनत में अफगान मूल के शासक लोदी वंश के थे। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की थी। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र निजाम खां या सिकंदर लोदी उपाधि से दिल्ली सिंहासन पर बैठा था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए गरिया सिकंदरी का प्रचलन किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था।
सिकंदर लोदी के पुत्र या उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी हुआ। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इब्राहिम लोदी हुआ। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। अगला प्रश्न है, खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध को राणा सांगा ने जीता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया था। हरिहर एवं बुक्का काम्पिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब काम्पिली राज्य को विजित किया, तब मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर एवं बुक्का को बंदी बना लिया था। दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। बाद में तुगलक ने उन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए दक्षिण भेजा था, जहां पर वे एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए थे। वह अपने गुरु विद्यारण्य से शिक्षा प्राप्त कर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध गोलकोंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकोंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। इस युद्ध को कृष्णदेव राय ने जीत लिया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज उसके 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी या स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अगला प्रश्न है, निकोलो कांटी कौन था? निकोलो कांटी इटली का एक यात्री था, जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा देवराय प्रथम के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर राज्य को पराजित किया था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का राजा सदाशिव राय था। अगला प्रश्न है, कौन सा खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? तो हम्पी। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही स्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसका निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था, वह हम्पी में ही है। अगला प्रश्न है, भारत में किस मध्यकालीन शासक ने एकता प्रथा प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा प्रारंभ की थी। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था, जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का या टक्का जारी करने वाला कौन सा शासक था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, जिसे टंका कहा जाता था, वह जारी किया था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण में किस शासक ने योगदान दिया है? तो कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक ने सहयोग किया है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था हुआ तथा सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। यह गोलाकार तथा पंचमंजिली इमारत है। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल टूट गई थी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर और 2 मंजिलों का निर्माण करवा दिया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में अब 5 मंजिलें हैं, जो आज भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है,
बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू की राजधानी गुलबर्गा थी। अगला प्रश्न, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने 1448 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध को बाबर ने जीत लिया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप व अकबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध को अकबर द्वारा जीत लिया गया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ को किस मुगल राजा ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो मेवाड़ को मुगल राजा जहांगीर ने संधि के तहत मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर व गुजरात तथा खानदेश को किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य में लाया था? तो कश्मीर, गुजरात व खानदेश को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, मुरीद किसे कहा जाता था? तो मुरीद जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था। अगला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या था? तो निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम बाबा फरीद था। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी महमूद गजनबी के समय भारत आया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में, जो वर्तमान नाम कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो को भारत का तोता या भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्हें खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कभी भी रहे। अमीर खुसरो ने ही 13वीं सदी में तबला और सितार का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आबदीन को जाना जाता है। यह 1420 में कश्मीर के सिंहासन पर बैठे थे। यह कश्मीर का सबसे महान शासक भी था। इसी ने कश्मीर में जजिया कर समाप्त कर दिया था। साथ ही हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। इसने गायों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए थे। अगला प्रश्न है, कबीरदास किसके शिष्य थे? तो कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, मीराबाई किसके समकालीन थी? तो मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों बाद युवराज भोजराज की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद मीराबाई ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? तो प्रेम वाटिका की रचना रश खान ने की थी। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इनके द्वारा रचित पद्मावत का एक भाग है 12 मासा।